तो मैंने आपको बताया बच्चों, कोई क्लोजिंग स्टॉक होना भी एक इवेंट ही होती है। हमें ऐसा मतलब जब हम बोलते हैं ना कि यार 10 यूनिट्स तो अभी भी बच गई, इसका मतलब ये है कि जितना मैंने मैन्युफैक्चर करा वो सारा का सारा सेल नहीं हुआ। तो आपको ये बात याद रखनी है बच्चों की क्लोजिंग स्टॉक भी एक इवेंट होती है। तो ये बात आपको आज तक नहीं पता थी। ओके, लेन देन, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, यहां तक का भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। वापस चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। उसके बाद आता है बच्चों एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ का सिंपल सा मतलब है, हाँ मतलब कहने को सिंपल है पर उतना सिंपल नहीं है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। अब इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट मतलब ये हुआ बच्चों कि जो भी हमने फाइनेंशियल बनाए थे, चाहे उसमें पी एंड एल बना था या फिर उसमें एंड बैलेंस शीट, इनको एनालिसिस करना। अब सवाल ये है बच्चों कि इनको एनालिसिस करेगा कौन। तो पहली तो खुद कंपनी उसकी मैनेजमेंट एनालिसिस करेगी, लेकिन सिर्फ वही लोग नहीं है जो उसको एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल पे इन फाइनेंशियल को एनालिसिस करते हैं। तो याद रखना बच्चों, पूरा का पूरा प्रोसेस था अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। फिर उसका रिजल्ट था जो भी दैट पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, उसका इंटरप्रिटेशन। तो आपने बच्चों कभी ना कभी स्कूल लाइफ में पढ़ा है यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, पढ़ा हुआ है आपने यूजर्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? ठीक है बच्चों, वेरी गुड अगर आपने पढ़ा है। आज के बाद आपको याद रखना है बच्चों कि इंटरप्रेट कौन करता है, यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। एंड आज लास्ट टाइम है जब आप इस वर्ड को पढ़ रहे हैं। आज के बाद बच्चों आप इसका नया नाम पढ़ेंगे स्टेक होल्डर्स, या फिर प्रोफेशनल नाम पढ़ेंगे स्टेक होल्डर्स। तो याद रखना आज के बाद आप बच्चों नहीं बोलेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, आप बोलेंगे स्टेक होल्डर्स। स्टेक का मतलब होता है बच्चों इंटरेस्ट। जो भी व्यक्ति बिजनेस में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट रखता है वो बिजनेस के लिए स्टेक होल्डर होता है। तो स्टेक होल्डर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरी में बच्चों, पहली कैटेगरी होती है हमारे पास इंटरनल कैटेगरी, और दूसरी होती है एक्सटर्नल कैटेगरी। इंटरनल कैटेगरी में सबसे पहले आने वाला जो व्यक्ति होता है या जो पर्सन होता है वो होता है ओनर। ओनर को ही बच्चों हम बोलते हैं शेयर होल्डर अगर कंपनी है तो, वरना पार्टनर या फिर सोल प्रोपराइटर या फिर इन्वेस्टर, तो कोई भी नाम हो सकता है। ओनर के बाद नेक्स्ट आता है बच्चों मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉइज। यही तीन है बच्चों जो इंटरनल की कैटेगरी में आते हैं। एक्सटर्नल कैटेगरी की बात करूं तो जैसे ओनर होते हैं बच्चों, इन्वेस्टर होते हैं, वैसे यहाँ पे आते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। अभी डिफरेंस बताऊंगा और बहुत डिटेल में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला आ गया पोटेंशियल इन्वेस्टर। नेक्स्ट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाता है इसमें गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बाद आ जाता है बच्चों कंज्यूमर या कस्टमर। कस्टमर के बाद नेक्स्ट आता है बच्चों पब्लिक। पब्लिक के बाद नेक्स्ट आता है रिसर्चर्स। अभी भी बच्चों शायद एक चीज है जो मैं भूल रहा हूँ, जब याद आएगी तब बता दूंगा, बट मेन मेन हमने उठा लिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों। हम अकाउंटिंग के डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, मतलब पी एंड एल और बैलेंस शीट को इंटरप्रेट करना। ऐसे क्यों बने हैं? अब अगला क्वेश्चन ये है कि इंटरप्रेट तो कर लेंगे पर इंटरप्रेट करेगा कौन कौन। तो पहले बात आई ओनर की, शेयर होल्डर की या इन्वेस्टर की। याद रखना बच्चों, कंफ्यूज मत होना। स्टेक होल्डर मतलब जो बिजनेस में किसी भी तरीके का स्टेक रखता है, और शेयर होल्डर मतलब जो बिजनेस में शेयर रखता है या बिजनेस का शेयर उसके पास है, कंपनी का शेयर उसके पास है। तो शेयर हो या ना हो, स्टेक होल्डर वो और वजह से भी हो सकता है। तो ओनर, उसी ने तो पैसा लगाया बच्चों, तो वो तो सबसे ज्यादा जानना चाहता है। जैसे बच्चों आपकी जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सबसे ज्यादा पेरेंट्स ही तो इंटरेस्टेड होते हैं, बच्चा तो लीस्ट इंटरेस्टेड होता है। अगर अच्छा रिजल्ट है तो अलग बात है, वरना बच्चा लीस्ट इंटरेस्टेड है कि क्यों ले जाए,
खामखा मतलब हम नहीं बताना चाहते हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन जो आप पे पैसा लगा रहा है आपके पेरेंट्स, वो जरूर जानना चाहते हैं। सिमिलरली आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस, एक और बात बच्चों, आपको एक चीज समझनी है कि ओनर और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीज हैं। हम अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ते हैं बच्चों। फॉर्म ऑफ बिजनेस जैसे सोल प्रोपराइटर है, वहां ओनर ही मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ही ओनर है। पार्टनरशिप के केस में ये दोनों सेम है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दोनों ही एक है, ओनर भी और वो भी। लेकिन हमें जो आगे पढ़ना है ना भविष्य में बच्चों, वो कंपनी पढ़नी है, क्योंकि सारा का सारा काम हमें कंपनी का सीखना है। भविष्य में आपको नौकरी भी कहाँ करनी है, कंपनी में करनी है। तो कंपनी में बच्चों मैनेजमेंट सेपरेट होती है एंड ओनर अलग होते हैं। अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आपने रिलायंस कंपनी का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी बच्चों रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है बच्चों जहां पे ना पब्लिक ने भी अपना पैसा लगा रखा है। अब आप कहोगे नहीं सर, रिलायंस कंपनी पब्लिक थोड़ी है, वो तो अंबानी जी की कंपनी है। तो बच्चों ऑफ कोर्स अंबानी का भी बहुत बड़ा स्टेक है रिलायंस कंपनी में, लेकिन पब्लिक का भी पैसा है। मेरे पास भी रिलायंस के शेयर है, तो टेक्निकली मैं भी रिलायंस का ओनर हूँ और मैं भी रिलायंस का स्टेक होल्डर हूँ। वो अलग बात है, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है, बहुत कम। तो बच्चों आपको ये समझना है कि अंबानी जी ओनर हैं, मैनेजमेंट नहीं है। वो अलग बात है कि मैनेजमेंट जो होती है कंपनी की बच्चों, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलकर बनती है, कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे की डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं बच्चों, उसमें अंबानी जी बैठे हुए हैं, ये अलग बात है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। क्या मैं भी तो ओनर हूं ना बच्चों रिलायंस का, क्योंकि मेरे पास रिलायंस के शेयर है, बट क्या मैं उसका मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ? आंसर इज नो। आपको ये समझना है बच्चों, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ओनर अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है। तो ओनर तो ये जानना चाहेगा कि भैया हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, तो परफॉर्मेंस के लिए ये एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन करेगा। ये इंटरप्रिटेशन करेगा कि भाई कैसे मेरे पीएनबी बने। मैनेजमेंट को किस लिए, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा बच्चों हमने, डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को ही तो सारे के सारे डिसीजन लेने हैं। तो अगर उन्हें डिसीजन लेने हैं तो पहले ये तो पता हो कि हम आज कहाँ खड़े हैं, तब तो डिसाइड होगा भविष्य में कहाँ जाना है। पर आपको यही नहीं पता कि आज आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो आप भविष्य में कैसे काम करेंगे। एम्प्लॉयज की बात करें तो बच्चों, एम्प्लॉयज सैलरी के लिए, चलिए ये तो बच्चों बात हुई कहानी की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी ये जो देश है, इसमें कितनी निर्मम और कितने क्रूर लोग बैठे हुए हैं। अभी आपने पढ़ा कि एम्प्लॉय भी इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कर सकता है या करता है, उसका राइट है, वो स्टेक होल्डर है। लेकिन बच्चों इंडिया में जो लाला टाइप कंपनी होती है ना, लाला टाइप कंपनी, जहां मैंने कहा था क्या मानते हैं, एम्प्लॉय भी नहीं मानते, उन्हें लेबर मानते हैं बच्चों, वर्क फोर्स मानते हैं उन्हें। वर्क फोर्स मतलब कि काम करेंगे, गुलाम है हमारे। तो बच्चों नॉर्मली जो रूल है, रूल ये है कि एम्प्लॉय देख सकता है कि कंपनी में कितनी इनकम हो रही है। एम्प्लॉय क्या देखेगा कि कंपनी की इनकम कितनी है, और उसके हिसाब से इसको लगेगा इनकम ज्यादा है तो ये कहेगा कि भैया कुछ बोनस दे दो। जैसे बच्चों इंडिया की अगर मैं बात करूं ना, इंडिया में दिवाली के टाइम पे हर एक व्यक्ति ज्यादा परचेजेस करता है, सब ज्यादा सामान खरीदते हैं। और इंडिया में दिवाली के टाइम पे हर एक चीज की डिमांड ज्यादा होती है, ये आपको नॉर्मली पता है। तो उसी टाइम हर एक बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट भी कमाता है, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा एज अ बोनस अपने एम्प्लॉय को दे देता है। लेकिन अगर कोई बिजनेस ऐसा नहीं करता, तो ये व्यक्ति सेल्स देख लेगा दिवाली के महीने की, नवंबर के, और बोलेगा कि भाई साहब इस बार तो सेल अच्छी हुई, तो थोड़ा सा बोनस दे दो। तो कंपनी कहेगी कि बेटा ऐसा है, बोरा दरवाजा और निकल ले। क्योंकि इंडिया में वर्कफोर्स की कोई कमी थोड़ी है बच्चों। तो आपको याद रखना है कि कंपनी में जो एम्प्लॉय है उसका क्राइटेरिया इस बेसिस पे कि ये कभी भी बोल सकता है कि मेरे को फाइनेंशियल्स दिखाओ ताकि पता चले बोनस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बट इस तरीके से प्रैक्टिकली नहीं होता है हमारे देश में। प्रैक्टिकली बच्चों आप आओगे ना, आप भविष्य में पढ़ोगे फैक्ट्रीज एक्ट, जैसे आप सीएमए इंटर में आओगे, पहला एक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट में आप पढ़ेंगे कि कम से कम 8 घंटे ही काम करवा सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा भी 8 घंटे काम करवा सकते हो एक व्यक्ति से। दिल्ली में काम करवा रहे हो, कम से कम 20,000 रुपए देना पड़ेगा, चाहे वो जो एम्प्लॉय है ना, वो एकदम कहते हैं कि अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड है, स्टिल आपको 20,000 तो देने पड़ेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि भाई वो भी तो इंसान है और दिल्ली का पार्ट है, तो उसे ऐसी ऐसी, लाइक 8 घंटे काम करेगा, 20,000 रुपए उसे मिलेंगे। लेकिन एक्चुअली में बच्चों वो 12 से 16 घंटे काम करता है और उसे 5,000 से 7,000 रुपए मिलते हैं। अब सोचो, जिसे उसका जो फंडामेंटल, नॉट फंडामेंटल राइट, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके लिए जो रूल बना रखे हैं, उसको रूल के हिसाब से पैसे मिल नहीं रहे।
तो क्या ये फाइनेंशियल्स को इंटरप्रेट करके बोनस मांग सकता है? इसकी इतनी हैसियत है? अगर इतनी होती तो बच्चों ये शायद 8 की जगह 16 घंटे काम नहीं करता, 20,000 की जगह 5,000 पे काम नहीं करता। तो एक चीज होती है बच्चों की हमारे पास लॉजिक्स क्या कहते हैं या बुक्स में क्या लिखा है या किताबी ज्ञान क्या है, और एक होता है प्रैक्टिकल। तो देख लिया, एम्प्लॉय सैलरी के लिए बोनस के लिए मांग सकता है, लेकिन हमारे देश में नहीं मांग सकता। ऐसा बच्चों यूएसए में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, इंडिया में नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल इन्वेस्टर। अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल कैटेगरी में। पहला आ गया पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर होता है बच्चों जिसकी जेब में ना पैसे बहुत ज्यादा हिल रहे हैं, खनक रहे हैं और ये चाहता है कि कहाँ इन पैसों को लगाऊं, कहाँ पैसों को लगाऊं। तो 5 जगह दे दी बच्चों, मैंने इसे 5 कंपनीज के फाइनेंशियल दे दिए। तो इसने 5 के फाइनेंशियल देखे, 5 में से जो सबसे अच्छा फाइनेंशियल इसे लगा, इसने वहां पे पैसे लगा दिए। तो जब तक इसके पास पैसे थे और इसे इंटरप्रिटेशन करना था, पैसे लगाए नहीं थे, तब तक ये पोटेंशियल है, मतलब इन्वेस्टर होने का जो पोटेंशियल रखता है उसको पोटेंशियल इन्वेस्टर कहते हैं। तो जब तक बच्चों इसके पास कैपेसिटी थी कि भाई मेरे पास पैसे हैं, तब तक ये पोटेंशियल इन्वेस्टर है। लेकिन जिस दिन इसने पैसे लगा दिए, उस दिन ये इन्वेस्टर बन जाएगा और एक्सटर्नल से इंटरनल कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब बच्चों जैसे मैं बात करता हूं कि आप है पोटेंशियल इन्वेस्टर, आपकी जेब में पैसा है, लेकिन आप कॉमर्स को फाइनेंस को नहीं समझते और आप एक कौन 10 दिन लगाएगा इन अकाउंट्स को पढ़ने में, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो बच्चों मैं हूँ रिसर्चर्स, मैं रिसर्चर हूँ। मैंने पहले से ही ये सारे के सारे 5 साल का डेटा एनालिसिस कर रखा है, और करके ना बच्चों आपने 2 बिजनेस इंटरेस्ट दिखाया था, मैंने 2 बिजनेस के आपके प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दिखा दी। मैंने कहा ये रही उनकी फाइनेंशियल पोजीशन और ये रहा उनका फाइनेंशियल रिजल्ट, मतलब दोनों ही ऊपर को चढ़ रहे हैं। और दूसरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, रिजल्ट ऐसा है। तो अब ना बच्चों अगर आपको मुझ पे भरोसा है कि रिसर्चर्स ने डीप रिसर्च करी है, एक्यूरेट डाटा हमें देने हैं, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर सिर्फ इस काम को देख के ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसे खुद इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। और ये देखो बच्चों, अगर मैंने ये 2 ग्राफ आपको दिए, आपको इन 2 ग्राफ को देख के मेरे ख्याल से 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे कि किस कंपनी में पैसा लगाना है, ए और बी में से। तो ये ही काम रिसर्चर्स का होता है कि वो डेटा को इतना इजी टू अंडरस्टैंड बना देते हैं कि सामने डिसीजन मेकर के लिए काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स मतलब तो आप सबको पता है क्या होता है। कोई मेरे को ये बताए कि बच्चों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, बताओ मान्या। फाइनेंशियल, तो बेटा वो तो बैंक भी करता है ना, लैंडिंग ऑफ मनी। ठीक है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ये कर रहा है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बैंक क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों, देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या करता है, बैंक डिपॉजिट लेता है एंड मनी लेंड करता है, वेयर एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ मनी लेंड करते हैं। एंड दूसरी चीज आपको याद रखनी है बच्चों, किसी भी वर्ड जिसके पीछे अगर इंस्टीट्यूशन लग जाए, इसका मतलब कि वो चीज सिर्फ देगा, सिर्फ प्रोवाइड करेगा, ले नहीं सकता। जैसे बैंक पैसा लेता भी है, डिपॉजिट करवाता है, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट्स लेते नहीं है। जैसे आप मेरे पास पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट बाबा पे, कॉन्सेप्ट बाबा इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो हमेशा बच्चों मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। कल को ऐसा नहीं होगा कि अंशिका कहेगी सर आज आप रुको, एक तो आप ठीक से नहीं पढ़ाते, दूसरा आपके पास नॉलेज नहीं है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। माना आप हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चों यहाँ पे। ठीक है, बट आपको करना हो आप कर सकते हो, हम अपनी डेफिनेशन से बाहर निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। सो जिस भी पीछे चीज के पीछे बच्चों इंस्टीट्यूशन लगता है, वो सिर्फ चीजों को प्रोवाइड करता है। जैसे स्कूल इज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में आप बैठे हो बोर्ड की तरफ और सारी टीचर्स को आपने बैठा रखा है कि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी पढ़ाते कैसे, तुम्हें नहीं आता है। तो ये चीजें होती है बच्चों। क्लियर है आपको डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक? बैंक पैसे लेता भी है, देता नहीं है। वो अलग बात है कि बच्चों दूर दूर से आप बोल सकते हो कि हाँ ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक भी। ओके, अब सवाल ये हुआ कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब आप पैसे मांगने जाओगे कि भाई साहब हमें कुछ पैसों की जरूरत है, क्या यूं ही आपको पैसे दे देंगे? सवाल ही नहीं होता बच्चे। वो आपसे कहेंगे कि भाई जाके पहले अपने फाइनेंशियल्स लेके आओ 5 साल के। फाइनेंशियल्स देखेंगे, फिर बताएंगे कि भैया आप
20 लाख रुपए की आपकी इनकम है और 20 करोड़ रुपए की आप डिमांड कर रहे हो, आपको लोन नहीं मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि जितनी भी मेरी एनुअल इनकम होती है ना, मैं उससे 3 से 5 टाइम्स मांग सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आज मेरी एनुअल इनकम 2 लाख रुपए है, तो मैं 10 लाख रुपए तक का होम लोन और 6-7 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकता हूँ। ठीक है, तो आपके भी नोन में कभी किसी को लोन लेना होगा ना, तो आप सीधा खुद एकदम बोलना कि बताइए कितने का लोन चाहिए, और फिर बताइए आपकी एनुअल इनकम कितनी है। तो जो भी एनुअल इनकम है बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई करना उतना होम लोन मिल जाता है, 3 से मल्टीप्लाई करना उतना पर्सनल लोन मिल जाता है। तो कोई भी आपको पैसा उधारी पे दे रहा है बच्चों, ऐसे तो उधारी पे दे नहीं देगा, वो आपसे देखेगा कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आपकी इनकम स्टेटमेंट देखेगा, तब आपको देगा। नेक्स्ट आता है बच्चों गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या लेना है, यहाँ आपने पैसे कमाए नहीं, गवर्नमेंट कहते हैं टैक्स को। फिर बच्चों टैक्स भी हम आगे पढ़ेंगे, 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये हम भविष्य में पढ़ेंगे कभी। तो गवर्नमेंट जब टैक्स मांगती है ना बच्चों, अब मेरे कोई देख लो बच्चों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर का तो अपना इंस्टीट्यूट है, काम है, पर सर बहुत गरीब आदमी है बच्चों। सर की सालाना इनकम है, इतनी इनकम है बच्चों मेरी सालाना कि मैं टैक्स नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा टैक्स बनता ही नहीं है, मेरी इनकम बहुत कम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या मेरे से टैक्स मांग सकती है? नहीं। और क्योंकि बच्चों मैं सोल प्रोपराइटर हूँ, आपके भाई बहन चाचा नाना दादा कोई भी रिश्तेदार ऐसा है ना जो 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक भी कमा रहा है, बट बिजनेस से, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस से, सैलरी से नहीं, तो मेरे पास ले आना बच्चों। इवन 1 करोड़ रुपए भी कमा रहे होंगे तो 1 रुपए भी टैक्स का नहीं भरने दूंगा मैं उन्हें, सारा का सारा इनकम टैक्स का पैसा मैं उनका बचा दूंगा। जब आप फ्यूचर में प्रैक्टिस करेंगे, सीएमए इंटर में टैक्स पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न भर के प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी आपको उसकी दिखाऊंगा उस क्लॉज की। तो इनकम टैक्स में ऐसा एक क्लॉज है जिससे इतना फायदा होता है। खैर, मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि भाई मेरे पास तो सेल ही नहीं हो रही, इसलिए मैं टैक्स नहीं दे रहा क्योंकि इनकम नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट कहती है भाई ऐसा नहीं, मुझे अपनी जीएसटी की रिटर्न दिखाइए, मुझे अपनी सेल्स दिखाइए। गवर्नमेंट आपसे डाटा मांगती है, तो गवर्नमेंट को डाटा देना पड़ेगा। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर गवर्नमेंट आपसे डाटा नहीं मांगती, तो बच्चों मैं ना इनकम टैक्स के सेक्शन 44 एडी में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरता हूं, और सेक्शन 4 एडी है जो कि कहता है आपको अपने फाइनेंशियल्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब फाइनेंशियल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो मुझे लॉ ने बोला है कि मत बनाओ, तो जब लॉ ही कह रहा है मत बनाओ तो मैं किसको शो करूंगा? तो गवर्नमेंट कभी भी मुंह उठा के मुझसे नहीं पूछ सकती कि लाओ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो। तो 44 एडी में अगर हम काम करते तो देखो बच्चों, लॉ में ही लॉ तोड़ने का लूप होल दे रखा है। नॉर्मली क्या है कि जितनी इनकम है टैक्स देना है, और यहाँ पे कह रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत बनवाओ। ये एक फायदा दे रखा है जो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग होते हैं उनको। कभी डिटेल में इसको देखेंगे, बट जनरली बच्चों नॉर्मली कंपनियों पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोपराइटर्स पे एप्लीकेबल है। तो कंपनी तो जितना भी कमाएगी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है ना, अपने प्रॉफिट्स को कम करने के लिए कुछ भी फर्जी खर्चे ले लेती है। तो गवर्नमेंट कहती है लाओ हमें दिखाओ, हम बताएंगे कि ये खर्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि बच्चों इनकम ज्यादा होगी तो आपको खर्चे भी तो ज्यादा करने पड़ेंगे, खर्चे ज्यादा करेंगे तो इनकम कम, इनकम पे टैक्स कम। वहीं अगर आपने खर्चे ज्यादा नहीं करे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो टैक्स भी ज्यादा लगेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारे पास कस्टमर। कस्टमर की बात करें बच्चों, तो इंडियन कस्टमर इज, मतलब बोलते हैं कि एक मूर्ख कस्टमर है इंडिया का। इंडिया का जो कस्टमर होता है बच्चों, इसके जो बाइंग डिसीजन होते हैं ना, इसके बाइंग डिसीजन इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि इसको क्या खरीदना है। इसके बाइंग डिसीजन इस बात पे डिपेंड करते हैं कि लोग क्या यूज कर रहे हैं या फिर एडवर्टीजमेंट कैसी है। मतलब एक बोल सकते हैं कि दिखावा, सोसाइटी को दिखाने के लिए। याद रखना बच्चों, कस्टमर का हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो कस्टमर भी कभी कभी फाइनेंशियल्स देख लेता है ये देखने के लिए कि कितने की चीज बन रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। सिर्फ आप इनपुट की कॉस्ट देखो, अगर इनपुट हाई क्वालिटी होगा तो आउटपुट भी हाई क्वालिटी होगा। बट हमारे इंडिया में ऐसी चीजें नहीं देखी जाती। बच्चों सच्ची सच्ची बताना, आप सबने क्या हॉर्लिक्स पिया है? एक चीज है हॉर्लिक्स, एक चीज है बॉर्नवीटा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है बच्चों, ये कैडबरी कंपनी का है और ये नेस्ले कंपनी का है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ये मेरे ख्याल से बॉर्नवीटा भी शायद कैडबरी का ही है, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, बट ये कैडबरी का है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा? डिफरेंस छोड़ो, आप में पहले ये बताओ क्या आपने ये दोनों में से कुछ पिया है पहले? ठीक, बेटा नाम नाम भी बताओ। सभी ने पी रखा है, मेरे को तो लगा एक आध ने पी रखा होगा। चलो बच्चों, अब देखो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कैसे मूर्ख बनाया जाता है हमें। एंड हम लोग जो इंडियन कस्टमर छोड़ो, इंडिया की पब्लिक ही अवेयर नहीं है
एक नंबर की कहते हैं ना कि नालायक लोग जो होते हैं, हमारे देश में एक नंबर के नालायक लोग मिलते हैं। इवन आपको भी अपने आसपास मिलेंगे, अगर ऐसा कोई इंसान मिले तो आप खुद अवेयर करो। आपको ना कुछ भी मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे व्हाट्सएप पे। एक मैसेज है कि इंडिया के नेशनल एंथम को ना एक ये कुछ अवार्ड मिला है कि ये बेस्ट नेशनल एंथम है। ऐसे कोई अवार्ड होते ही नहीं है जो मिलने की बात ये कर रहे हैं। उसके बाद कुछ भी इसे फॉरवर्ड करो, माता रानी की कृपा बरसेगी, 24 घंटे में अच्छी न्यूज मिलेगी, इसको फॉरवर्ड करो। कुछ भी न्यूज आती है आपके पास, कोई भी न्यूज आए ना बच्चों, पहले आपको फैक्ट चेक करने हैं फॉरवर्ड करने से पहले। बट हमारे देश में कोई भी फैक्ट चेक नहीं करता, आगे फॉरवर्ड कर देता है। स्पेशली जिस चीज में एडवर्टीजमेंट होती है, हॉर्लिक्स में लिखा होता है बच्चों कि ये इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, ये हाइट बढ़ाता है, ये न्यूट्रिशन देता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। एंड आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैलोरीज देता है, इनमें से ये कुछ भी नहीं देता आपको, सिर्फ पागल बनाने वाली बात होती है। कभी आप बच्चों अगर आपके घर में रखा है, इसमें कंपोनेंट पढ़ना है, इसमें 3 कंपोनेंट तो ऐसे होते हैं जिनसे कैंसर होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ती है। याद रखना, कैंसर होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ती है। कैंसर होता है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन उनसे होता है। और ये पूरा का पूरा बच्चों 70% इसमें जो कंटेंट होता है वो शुगर होता है। शुगर के बाद इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए हेल्थ को या फिर लीवर को वो करते हैं, खराब करते हैं। तो घूम फिर के हॉर्लिक्स जो है वो आपको पागल बनाता है। आपने नाम सुना है बच्चों, द ग्रेट खली का? आपको लगता है इस व्यक्ति ने कभी हॉर्लिक्स पिया होगा, बॉर्नविटा पिया होगा? उसके बाद भी इतना लंबा चौड़ा हो गया। तो याद रखना बच्चों, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है ना, तो हमेशा देखो सीजन क्या है, उस सीजन के जो फ्रूट्स हैं वो खाओ, उस सीजन की जो वेजिटेबल्स हैं वो खाओ। इससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, इससे ज्यादा फायदेमंद चीजें कोई नहीं हो सकती हमारी हेल्थ के लिए। कोई भी चीजन जो ऑफ सीजन मिलती है वो मत खाओ। अगर आप बाहर से स्ट्रीट फूड खाते हो, लड़कियां हो तो मोमोज तो खाती होंगी सारी की सारी, तो बेटा मोमोज खाना अच्छी बात है, ठीक है, बट मोमोज में भी ना डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मोमोज आ गए हैं। तो लोकल मार्केट में जाओ, जो गोभी, अगर मौसम है गोभी के मोमोज खिला देगा, नहीं है तो फिर वो दूसरे सोयाबीन के जो वो होती है उसके मोमोज खिला देगा। बट अगर आप कुछ अलग ही खा रहे हो, अभी मैंने एक जगह खाए थे बच्चों, एक बड़े रेस्टोरेंट गया था, वहां पे मैंने ब्लैक बर्गर खाया था। मतलब बहुत बेकार चीज थी। अब क्या हुआ उसको खा के मेरे साथ वो मैं बता नहीं सकता, पर 800 रुपए का वो ब्लैक बर्गर था, बहुत बेकार था। सब सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्वेटिव, एडेड कलर और सब कुछ एकदम बेकार चीज। तो खैर, कहने का मतलब ये था बच्चों, हमारे देश में कस्टमर कभी भी फाइनेंशियल मांगता नहीं है। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। अब यही चीज है बच्चों की, बुक कह रही है कि ही इज ऑल्सो स्टेक होल्डर, कस्टमर स्टेक होल्डर है। लेकिन प्रैक्टिकली हमारे देश में कस्टमर स्टेक होल्डर नहीं है, वो कभी भी फाइनेंशियल्स नहीं मांगता, बट ये चाहे तो फाइनेंशियल्स मांग सकता है, ये देखने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। ये इनपुट की कॉस्ट देख सकता है, या फिर किस चीज से मिलके चीजें बनी है। अगर बच्चों आपका मन करे ना, ऐसी ढेर सारी कंज्यूमर रिलेटेड मैगजीन्स होती है जिनमें ये सारी की सारी चीजें देख रखी होती हैं। तो आप उन मैगजीन्स को पढ़ना और फिर आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीजें जो आज आज तक आप खा रहे हो वो कितनी बेकार होती हैं। अभी बच्चों आपको मैगी का भी केस लो बनाता हूँ। आपने बाबा रामदेव का तो नाम सुना होगा। बाबा रामदेव ने ना अपने कुछ नूडल्स निकाले थे। तो वो नूडल्स निकालने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ से आ रहा है, ये मत सोचना कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा हूँ। ये नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है पब्लिक से। ठीक है। सोचो बच्चों, मैं तो मैगी खाता नहीं, मैं तो मैगी खाता नहीं। अब मैं मैगी नहीं खाता हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई लोग मैगी खाते हैं। तो जब बाबा रामदेव को अपने नूडल्स लॉन्च करने थे, तो इन्होंने क्या किया कि अपने ही कुछ जो इनके काम करते हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को, जो कि इनडायरेक्टली हमारे देश की पब्लिक है, कुछ लोगों को बोला कि मैगी की कंप्लेंट करो और बोलो कि मैगी के अंदर ना कुछ ऐसी चीजें ले गई है जिनको खाने से कैंसर होता है। तो फिर मैगी, नेस्ले का पूरा प्लांट बंद कर दिया था मैगी का। ये प्लांट बच्चों रुद्रपुर में है, उत्तराखंड में। तो ये प्लांट मैगी का बंद कर दिया था, और सिर्फ यही नहीं, और भी प्लांट्स थे मैगी के जो बंद कर दिए। और फिर गवर्नमेंट ने कहा कि भैया इस पे ताला लगाओ, पहले हम पूरी की पूरी इंस्पेक्शन करेंगे कि इसमें वो चीज है या नहीं है। तो 2-3 महीने मैगी की पूरी काम बंद हो गया। उतने टाइम पे 2-3 महीने में बाबा रामदेव ने अपने नूडल्स मैगी में मार्केट में उतार दिए, इनके नूडल्स नहीं चले। वेयर एज मैगी जब दोबारा से खुला, दोबारा से उतना ही चला। और मैगी कहते हैं ना, अब मैगी की भी एडवर्टीजमेंट देखो बच्चों, कहते हैं 2 मिनट्स, मैगी इन जस्ट 2 मिनट्स। आज तक मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई ऐसा है जिसने 2 मिनट में मैगी बना दी। और अगर बना दिया तो खाने में अच्छी तो होगी नहीं। मैंने बनाई थी बच्चों, मुझे पता है, फिर फेंकी थी। तो 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है, सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। बट देखो उस एडवर्टीजमेंट की वजह से आधी इंडिया ने मैगी खा ली है कि 2 मिनट में बनती है, क्योंकि मोस्टली मैगी खाता कौन है? स्टूडेंट्स।
मोस्टली मैगी याद रखना स्टूडेंट्स खाते हैं। और स्टूडेंट्स के बाद वो लोग जो पीजी में रहते हैं, वो लोग जो पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर गए हैं, जो जिसको जॉब पे जल्दी जाना है, वो लोग मैगी खाते हैं। तो बच्चों, मेरा अभी फिलहाल कस्टमर का तो मैंने समझा दिया कि भैया यहाँ कस्टमर जो है वो मूर्ख है इंडिया में, कुछ भी दे दो खा लेंगे। और दूसरा बच्चों, आपने ना ये आईफोन का नाम सुना होगा। यहाँ मेरे कौन सा बच्चा है जो आईफोन यूज कर रहा है? कोई है हमारे बीच में से? क्या नाम है आपका? अच्छा, हर्षिता आईफोन यूज कर रही है, तो इसकी फीस तो बढ़ाऊंगा मैं। अब हर्षिता ये मत बोलना कि नहीं सर मेरी फीस मत बढ़ाओ। तो हर्षिता, ये तो लड़की अमीर है, इससे तो मैंने कम फीस ले ली। चलिए ठीक है। आपको पता है बच्चों, 70% ऑफ वर्क फोर्स मतलब जितने इंडिया में लोग काम कर रहे हैं, इसको तो ऑफ कोर्स इसके पेरेंट्स ने दिया है, इसने खुद अर्न करके नहीं लिया है। तो जो वर्क फोर्स होते हैं ना बच्चों, जो लोग पैसा कमा के लेते हैं, 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन पे आईफोन ले रखा है या फिर उधारी पे आईफोन ले रखा है, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड आईफोन। उसके बाद भी क्यों ले रखा है बच्चों? बिकॉज इट इज अ स्टेटस सिंबल। ठीक है। फोन तो फोन ही होता है, लेकिन अगर कोई चीज स्टेटस सिंबल है ना, तो हमारे इंडिया में ना दिखावा बहुत है बच्चों कि मैं कोई चीज करता हूँ ना, या कोई व्यक्ति कोई चीज करता है, तो दिखावे में मैं भी वही चीज कर लेता हूँ। तो याद रखना बच्चों, कभी भी दिखावे पे मत जाना, वरना अपना नुकसान होता है, भारी नुकसान होता है। दिखावा करना हमेशा बेकार है। तो अच्छा, मैं हर्षिता को नहीं कह रहा कि बेटा आप दिखावा कर रहे हो, आप तो अमीर हो, देखो आपकी तो बात ही नहीं कर सकते, हम अमीर लोग हो। तो स्टेटस सिंबल की वजह से, देखो वही मैंने कहा था कि एक होता है कि मेरी नीड क्या है। आपने इकोनॉमिक्स में बच्चों डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर मैं डिमांड की डेफिनेशन बोलूं आपसे कि डिमांड क्या होती है, तो आप कहोगे सर दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, आपके पास किसी भी चीज की नीड होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास उसको पावर टू परचेज होनी चाहिए, या फिर उसको परचेजिंग पावर जो बोलते हैं वो होनी चाहिए। परचेजिंग पावर मतलब आपके पास पैसा भी है और आपको जरूरत भी है, तो आप उस चीज की डिमांड क्रिएट करोगे। लेकिन परचेजिंग पावर है नहीं, स्टिल आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो, तो ये एक फॉल्स डिमांड होती है, वर्चुअल डिमांड होती है, जो कि उधारी के पैसों से की जाती है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ स्टेटस सिंबल है इसीलिए। खैर, तो ये बच्चों कस्टमर वाला पॉइंट था। अब मैं पब्लिक के पॉइंट पे आता हूँ। सो जो बच्चों, ये एक फैक्ट्री है, आप यहाँ रहते हो, ये फैक्ट्री बना रही है, मान लेते हैं क्या बना रही है, ये फैक्ट्री बस बनाती है बच्चों, बड़ी बड़ी बसेस बनाती है। और ये फैक्ट्री में से ना, ये बच्चों इसकी चिमनी है, बिल्डिंग है, इसमें से बहुत सारा पॉल्यूशन आ रहा है। और ये आप हो, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आपको पता है कि सर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक आइटम है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर एक कोर्ट है स्पेशल टाइप का, जो ग्रीनरी या एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करता है। और इसी ने कहा है कि भैया अगर आप कोई भी पॉल्यूशन फैलाते हो, ये बच्चों आप कब पढ़ेंगे? ये आप पढ़ेंगे जब आप आएंगे सीएमए इंटर में फैक्ट्रीज एक्ट, वहां पे आप पढ़ेंगे कि अगर आप किसी भी टाइप का पॉल्यूशन करते हैं, तो आपके पास पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट होना ही चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ने तो हमको पढ़ा रखी है फैक्ट्रीज एक्ट, तो हमें पता है इस कंपनी के पास पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट होना चाहिए। आप चेक करने गए, आपको सिक्योरिटी गार्ड ने भगा दिया, कहा कि बेटा आप चेक करने थोड़ी आ सकते हो, आपको थोड़ी कंपनी की कोई वो हो, या कोई गवर्नमेंट सरकारी हो, तो आप तो चेक नहीं कर सकते। लेकिन आप कहोगे कि पुष्पेंद्र सर ने तो दूसरा तरीका भी बताया। तो बच्चों, दूसरा तरीका ये है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसकी वेबसाइट पे जाओ, 100 रुपए की फीस पे करो, और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पे जाओ। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बाद कंपनी की डिटेल डाल दो बस। आपको बाय पोस्ट या ऑनलाइन 100 रुपए में उसके आज तक के सारे डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल जाएंगे। थोड़े से और पैसा देके प्रिंट आउट फॉर्म में मिल जाएंगे। सारे के सारे डॉक्यूमेंट, मतलब बच्चों आपको रिलायंस के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए ना, तो सारे के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो, बट याद रखना सिर्फ और सिर्फ कंपनी के, सोल प्रोपराइटर पार्टनरशिप के नहीं होते हैं। सो बच्चों, पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में आप मांग सकते हो। अब माना कि इस फैक्ट्री में आपको घुसने नहीं दिया, पर आप भी तेज हो, तो आपने कहा कि हमें सर फर्क नहीं पड़ता, हमने इसकी बैलेंस शीट मंगवा ली है। बैलेंस शीट में सर हम जाएंगे इसके एसेट साइड पे, एसेट साइड पे एक हेड आता है प्लांट एंड मशीनरी, उसके अंडर एक सब हेड आता है पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। और अगर सर हमें यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट मिल गया ना, इसका मतलब इसने लगा रखा है, और उसको लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा पॉल्यूशन हो रहा है, तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके मंगाए, उसके बाद देखा कि भाई पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट तो लगा हुआ है, स्टिल बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। तो बच्चों, ये सारी की सारी चीज थ्योरेटिकली है। अब प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ क्या होता है। प्रैक्टिकल ऐसा होता है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है फैक्ट्री इंस्पेक्टर। तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर आता है, वो पूछता है कि भैया पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा हुआ है, और ये कहता है कि भाई हम कमा रहे हैं 5 करोड़, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है 50 करोड़ का, तो कैसे लगा दें?
अब बच्चों जब गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आपको लगाना है तो आपको तो लगाना ही पड़ेगा ना, तो इस पे तो कुछ ऊपर नीचे नहीं हो सकता। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर को थोड़े से पैसे खिला के ये अपनी बुक्स में दिखा देते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो पोल्यूशन भी उतना कर रहे हैं, सिर्फ थोड़े से पहले से इसको खिला दिए और ये बोलता है कि चलो ठीक है पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट रखा हुआ है। एंड फ्यूचर में ये क्या करते हैं बच्चों, फर्दर आदित्य उस फैन को ऑफ करके इसको तेज करना। यस बच्चों, अब देखो बच्चों, जब ये 50 करोड़ का एसेट है यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, तो हर साल आप इसका डेप्रिसिएशन भी तो लोगे। अब एक्चुअल में तो आपका पैसा बाहर गया ही नहीं, डेप्रिसिएशन की वजह से पैसा बाहर जाता ही नहीं है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट भी कम होता है और टैक्स भी कम बनता है। तो देखो बच्चों कितने सारे मल्टीपल फायदे होते हैं सिर्फ फैक्ट्री इंस्पेक्टर को थोड़े से पैसे खिला के। ये होती है चीजें जो प्रैक्टिकल होती है। तो ये जो प्रैक्टिकली चीजें होती है बच्चों, इसको मैं अलग करता हूँ। लेकिन किताबी ज्ञान के हिसाब से पब्लिक भी स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर है तो पब्लिक भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिमांड कर सकती है। किस पर्पज से कर सकती है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की कहानी। कहाँ चले गए, ये रही। अरे पीछे आ गए, ये रहा। तो पब्लिक की भी बात कर ली बच्चों, कस्टमर की भी कर ली, रिसर्चर्स की भी कर ली। इसी तरीके से बच्चों डेटर एंड क्रेडिटर भी होते हैं। डेटर एंड क्रेडिटर में बच्चों, क्रेडिटर जिसपे आप उधारी से माल खरीदते हो जिस व्यक्ति से, तो उधारी पे तो वही बंदा आपको माल देगा जो आप जिसको पता है कि आप उधारी पे पैसा वापस कर दोगे। जैसे बच्चों आपने आपके ना किसी दोस्त ने आपसे कभी ना कभी उधार लिया होगा 2 दिन का बोल के, और 2 दिन के बाद सालों लग जाते हैं, वो भूल भी जाते हैं कि भाई हमें कोई पैसा देना है। अब अगर वही व्यक्ति आपसे भविष्य में कुछ और मांगेगा तो क्या आप उसे दोगे? सवाल ही नहीं होता। भाई क्यों देंगे जब एक बार नुकसान करवा दिया तो। सिमिलरली क्रेडिटर भी ना क्रेडिट रेटिंग्स या फिर बोलते हैं कि क्रेडिट रिलायबिलिटी देखते हैं कि ये व्यक्ति ने आज तक अपने क्रेडिटर्स को किस हिसाब से पेमेंट करी है, मुझे भी उस हिसाब से पेमेंट करेगा, तब उसको मेरे जैसा बंदा उधारी दे देगा। एंड डेटर्स की बात करें बच्चों, डेटर्स वो होते हैं जो आपके कस्टमर होते हैं, डायरेक्ट जरूरी नहीं है। एक तो बच्चों फाइनल कस्टमर है। कस्टमर का मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे बच्चों मेरा खुद का अपना एक जीन्स का ब्रांड है, तो मेरी जीन्स बहुत सारे लोग पहनते हैं, तो यही जीन्स मेरी जब फैक्ट्री से बनती है तो फैक्ट्री से बनने के बाद चली जाती है किसी रिटेलर के पास, और रिटेलर उस जीन्स को आगे बेच देते हैं। तो मेरा कस्टमर मेरा रिटेलर है। अब रिटेलर को जब मैं अपनी चीज देता हूँ तो वो भी कहते हैं कि भैया थोड़ा बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो दिखाओ, ताकि हमें ये पता चले कि आप कितने लोगों कितना मास लेवल पे बिजनेस कर रहे हो। कल को मान लो कि आपके जीन्स की डिमांड ज्यादा होगी और आप हमें सप्लाई नहीं कर पाए, तो हमारा तो कस्टमर टूट जाएगा। तो डेटर भी किसी से बिजनेस करने से पहले ये देखता है कि उसका प्रोडक्ट कैसा होगा। तो प्रोडक्ट की डिटेल जरूरी नहीं है बच्चों की आपको सिर्फ और सिर्फ थ्रू वर्ड्स ऑफ माउथ मिले, वो प्रोडक्ट की डिटेल आपको उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रॉ मटेरियल देख के भी पता चल सकता है। रॉ मटेरियल देखो, उसकी पर यूनिट कॉस्ट देखो, और मार्केट में देखो कि उसकी क्या एवरेज कॉस्ट है। अगर वहीं आसपास है एवरेज के तो मतलब अच्छा है। अगर महंगा है तो हो सकता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, लेकिन बहुत सस्ता है तो हो सकता है कि चीप क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज हो रहा हो, जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। तो अगर मैं फिर से बोलूं कि आज हमने क्या पढ़ाई करी है, तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग पढ़ा है, जिसमें हमने सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर अकाउंटिंग की डेफिनेशन, एंड अकाउंटिंग की डेफिनेशन को बिल्कुल तोड़ते हुए एकदम डीपली करते हुए लास्ट में यूजर्स ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में से कम बच्चों आपके फाउंडेशन में 3 से 5 क्वेश्चन इसी क्लास से रिलेटेड आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। शाम को जब मैं आपके ग्रुप में मैसेज डालूंगा कि आप लोग क्लास ले लो, तो उस टाइम पे सब लोग कौन से बाबा ऐप को डाउनलोड करके रखना, लिंक मैं दे दूंगा, और उस टाइम पे आप क्लास ले लेना। एंड एज आई टोल्ड यू, क्लास में नई और पुरानी दोनों ही क्लास आपको मिल जाएंगी। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो,